नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, यूनिट ही कहिए। ये एक यूनिट है जो सेकंड फिजिक्स की सेकंड यूनिट है। एक अकेला चैप्टर है। अगर आप इसे चैप्टर को तैयार करके जाएंगे, अच्छा चैप्टर भी इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। केवल इसमें 2 डेरिवेशन है और छोटी मोटी 2-4 डेफिनेशन है, और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल आने वाला है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ये पासिंग मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। और समझना है तो कमेंट में लिखना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है। जो भी धातुएं होंगी उनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और यही घटना हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम कर सकते हैं धातुओं से, लेकिन हमें किससे निकालना है? प्रकाश से निकालना है इलेक्ट्रॉन को बाहर। वही इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनसे कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। यह घटना कई आधुनिक उपकरणों जैसे फोटोसेल, वैक्यूम ट्यूब, टीवी पिक्चर ट्यूब आदि का आधार है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, कि कुछ धातु होती हैं जो कुछ ही परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में नहीं, कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन्स उनसे उत्सर्जित हो जाते हैं, तो क्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। अब देख लेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिभाषा, कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं जब उसे उपयुक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो किसे उपयुक्त ऊर्जा देंगे हम? धातु को। तो धातु को जो उपयुक्त ऊर्जा देंगे तो उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और उस धातु से वो बाहर निकल जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको टिक कर दूंगा, बता दूंगा। केवल समझना है कि धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और बाहर निकालना किससे? हमें प्रकाश से बाहर निकालना है, यही पढ़ना है, ठीक है। अब तक जो प्रकाश पढ़े थे हमने, अच्छा मैंने काफ़ी चैप्टर छोड़ दिए हैं, तो उसमें हम पढ़ते थे जो प्रकाश होता है वो तरंग होता है। जो हाइगेंस ने हमें बताया था कि प्रकाश एक तरंग है, और मैक्सवेल ने भी बताया था कि जो प्रकाश होता है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में चलता है, और उन कणों को फोटोन कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का ही है ये चैप्टर। तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश से इलेक्ट्रॉन किस प्रकार हम धातु से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है ऊष्मीय उत्सर्जन। ऊष्मीय उत्सर्जन का मतलब है कि उसे हम गर्म करेंगे, है ना। जब गर्म करेंगे तो उसे ऊर्जा मिलेगी धातु को, तो उससे इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि धातु की सतह से छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये कहलाता है ऊष्मीय उत्सर्जन। मैंने आपको बताया कि हमें केवल एक प्रकार ही पढ़ना है चैप्टर में, लेकिन ये तो हम जान लें कि हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं धातु से, ठीक है। तो पहला प्रकार होता है ऊष्मीय, इसे तापायनिक उत्सर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, उदाहरण भी देख लीजिए, वैक्यूम ट्यूबों और गर्म कैथोड, यहाँ से हम निकालते हैं ऊष्मीय उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन। सेकंड है हमारे पास प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, जो इस चैप्टर का आधार है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। और इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक धात्विक पृष्ठ होगा और उस पर हम उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे, ये प्रकाश होगा। और जो प्रकाश होगा, मैंने आपको बताया है, इस चैप्टर में हम ही पढ़ने वाले हैं, प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलेगा। तो इन कणों को फोटोन बोलते हैं, है ना। फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो उन ऊर्जा को ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही उसे बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाएगी वो धातु से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नंबर 3 होता है क्षेत्र उत्सर्जन। जब किसी धातु पर बहुत अधिक वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्षेत्र उत्सर्जन बहुत अधिक तीव्रता रखेंगे हम। ये मान के चलिए लगभग 10⁻6 वोल्ट पर मीटर की या न्यूटन पर कूलाम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम रखेंगे, तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, है ना। जब उस धातु को बाहर उस क्षेत्र में रखेंगे हम, 10⁻6 का मतलब कितना होगा? 10 लाख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर 4, द्वितीयक उत्सर्जन, कि जब उच्च ऊर्जा वाले कण किसी धातु पर टकराते हैं तो धातु से नए इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये कहलाता है द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी एमिशन। ये भी आपको याद रखना। तो ये हुए 4 प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के। हमें पढ़ना कौन सा है? केवल एक, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि धातु से हम कितनी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं और वो उनकी डेफिनेशन क्या है,
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और ऊष्मीय उत्सर्जन में अंतर लिखिए, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हम अगर पूरे डीपली पढ़ के जाएंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन लिख पाएंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इतने छोटे चैप्टर से हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो हम क्यों ना अच्छे से तैयारी करके जाएं इस चैप्टर की। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है या कार्यविधि क्या है। तो जो धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु आयनों के आकर्षण में बंधे रहते हैं। ठीक है, उन्हें बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिलने वाली है या धातु को कहाँ से मिलने वाली है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जब धातु को गर्म किया जाता है या उस पर प्रकाश डाला जाता है या उच्च विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है या कणों से टकराया जाता है। वही 4 कंडीशन जो हमने 4 प्रकार पढ़े थे। तो इस प्रकार हमें ऊर्जा मिलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। कार्यफलन क्या होता है? तो कार्यफलन होगा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है, वो कहलाता है कार्यफलन। इसे सामान्यतः हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। और इसे हम डब्ल्यू से भी डिनोट करेंगे, कहीं कहीं फाई से भी डिनोट कर देते हैं, या तो फाई से कर लीजिए या डब्ल्यू से कर लीजिए। ठीक है, तो इससे हम इसे डिनोट करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको कुछ बातें समझनी होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक धात्विक पृष्ठ होगा, इस पर उपयुक्त आवृत्ति का हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यह है जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चल रहा है। इन कणों को हम बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन कह लीजिए या क्वांटा कह लीजिए। अब इस धातु में है अंदर इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही किसी फोटोन को इलेक्ट्रॉन बाहर मतलब ग्रहण कर लेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात प्रकाश के बारे में आपको याद रखनी है कि प्रकाश की कुछ एक न्यूनतम आवृत्ति होगी कि उससे कम आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे हम धातु पर तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो कुछ उपयुक्त आवृत्ति होगी यानी निश्चित आवृत्ति होगी, उससे कम नहीं। तो वो न्यूनतम आवृत्ति जो होगी उसे बोलते हैं हम देहली आवृत्ति, है ना। जब आवृत्ति न्यूनतम है तो तरंग दैर्घ्य क्योंकि उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, भाई ये होता है फॉर्मूला न्यू बराबर c/λ। ये संबंध होता है आवृत्ति में और तरंग दैर्घ्य में। तो आवृत्ति हमने न्यूनतम ली है तो इसका मतलब तरंग दैर्घ्य अधिकतम लेंगे। तो इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी यहाँ पर अधिकतम। तो वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे मतलब हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकें तो वो कहलाती है देहली तरंग दैर्घ्य। और न्यूनतम आवृत्ति जिससे हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकें वो कहलाती है देहली आवृत्ति, है ना। यानी उससे कम आवृत्ति पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे जो देहली आवृत्ति है, और जो देहली तरंग दैर्घ्य है उससे अधिक तरंग दैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये आपको समझना है। 2 बात तो ये होगी। तीसरी बात ये है कि जब हम धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो आपको पता है कि जो प्रकाश है इस समय फोटोन के रूप में आ रहा है। तो जो पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फोटोन को ग्रहण करके, क्योंकि वो किसी से टकराएंगे नहीं, पृष्ठ पर हैं, तो वो सीधे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ होगा उसे फोटोन पहुँचने में भी समय लगेगा। अगर फोटोन उसे मिल जाएगा तो पहले वो अपनी ऊर्जा का कुछ मतलब खर्च कर देगा वहाँ तक टकराने में ही, यहाँ तक आने में बाहर। तो इसने ये जो ऊर्जा खर्च की है नीचे से ऊपर तक पहुँचने में पृष्ठ तक, ये कहलाता कार्यफलन। और जो बची कुची ऊर्जा के साथ वो गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर उत्सर्जित हो जाता है। यानी उसने फोटोन की ऊर्जा को कहाँ व्यय किया, एक तो उसने कार्यफलन में किया डब्लू में, दूसरा किस में किया, वो गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाहर निकल गया, तो डब्लू प्लस ई के। तो ये बताया था आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो इतना ही है इस चैप्टर में, ये आपको याद रखना है। हमें देहली आवृत्ति पढ़नी है, देहली तरंग दैर्घ्य पढ़नी है और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है। ये 3 चीज़ें होगी। इसके अलावा हमें द्रव्य तरंगें और दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र पढ़ना है। तो चलिए मैंने इन्हें क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है, यानी किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के टाइप में मैंने आंसर भी टाइप किया है। तो आप देखेंगे समझेंगे। ठीक है, पहले आप देख लीजिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए हमें पढ़ना है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की उत्पत्ति। ठीक है, तो अगर ये 5 नंबर में आता है तो आपको इतना बड़ा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 1 नंबर में आएगा तो आपको केवल समीकरण लिखनी है। तो भूमिका आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो लिख सकते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यह देखा गया कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, और इस तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका था तरंग सिद्धांत, इसलिए आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कर इस प्रभाव की सफल व्याख्या की। तो आपको याद रखना है जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था वो इसकी व्याख्या नहीं कर सका था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कैसे होते हैं। तो इसलिए 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया था और इस प्रभाव की व्याख्या की थी सफल। तो ये आपको अगर चाहें तो आप एग्जाम में अवॉइड कर सकते हैं, इसे चाहे लिख सकते हैं, है ना। बहुत छोटी सी 2 लाइन आएंगी, लिख सकते हैं एग्जाम में, अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जाम में आता है तो। उसके बाद आइंस्टीन का मुख्य सिद्धांत ये था कि प्रकाश ऊर्जा के सतत
प्रवाह के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पुंजों या क्वांटा के रूप में व्यवहार करता है। मैंने आपको बताया हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का कण सिद्धांत। तरंग सिद्धांत तो फेल हो गया था यहाँ पर, तो ये पढ़ा हमने कण सिद्धांत। जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है ना। ठीक है, तो प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो आप इसे नोट में भी नोट लिख कर सकते हैं कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो केवल प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है, तीव्रता पर नहीं करती है। ठीक है, और नंबर 3 बात यह है कि एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, और जो एच होता है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। इससे ये पता चला कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है केवल प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पर एच का भी मान आप याद रखेंगे, एच का मान होता है 6.6 10⁻⁻34। यहाँ से मात्रक भी इसका याद रखेंगे, इसका मात्रक हो गया जूल सेकेंड, ये भी याद रखेंगे। इसका विमीय सूत्र भी याद रखना है, तो जूल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml² T-2, और टी का क्या हो जाएगा, टी का हो गया टी, जूल सेकेंड है ना, तो कितना हो गया इसका विमीय सूत्र, तो ml² T-1, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और अब देखिए इसमें थोड़ा सा आगे क्या है, अब ऊर्जा का विभाजन किस प्रकार होगा कि जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, मतलब जो टोटल ऊर्जा है उसकी एक इलेक्ट्रॉन को, एक फोटोन की, सारे प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक फोटोन की बात कर रहे हैं हम। एक फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो जाती है। इस ऊर्जा के दो उपयोग होते हैं। फर्स्ट उपयोग क्या है, पहला उपयोग ये है कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने में, इसे कार्यफलन कहते हैं, मतलब कहाँ खर्च कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने में खर्च कर देगा थोड़ा सा, इसे कहते हैं कार्यफलन। यहाँ साई से डिनोट कर रहे हैं कार्यफलन को, आप चाहें डब्लू से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कहाँ है, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी मैंने आपको बताया कि जो धातु की सतह से नीचे होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, तो पहले वो खर्च करेगा यहाँ तक डब्लू के रूप में, कार्यफलन के रूप में बाहर आने में, और बाकी ऊर्जा के साथ कहाँ चला जाएगा, ई के रूप में लेके चला जाएगा। आप एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को एक साथ ना लिखकर उसे डिवाइड कर करके। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा का विभाजन, ये भी पॉइंट आप दिखा सकते हैं। ऐसा दिखाने से हमें एक तो कम याद करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और उसके मार्किंग अच्छी होगी, हमें अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार जो कुल फोटोन की ऊर्जा है वो कहाँ कहाँ खर्च हुई है, एक तो कार्यफलन में हुई है और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में हुई है। यानी कि जो हमने ऊर्जा दी थी उसे कितनी, एच न्यू फोटोन की ऊर्जा, तो कार्यफलन में डब्लू और ये गतिज ऊर्जा ई के, इस फॉर्मेट में खर्च हो गई। ठीक है, लेकिन आपको एक लाइन और ऐड कर देनी है कि जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पर या सतह पर होते हैं वो कार्यफलन नहीं करते हैं, वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है पृष्ठ से बाहर निकलने में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर उपस्थित होते हैं वो अपनी ऊर्जा का कुछ भाग कार्यफलन के रूप में खर्च कर देते हैं तथा शेष ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर बाहर निकल जाते हैं। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका गणितीय रूप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वही है कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में लेके बाहर निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। भाई अधिकतम ऊर्जा कब होगी, जब धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि उसे कुछ खर्च करना ही नहीं पड़ेगा कार्यफलन के रूप में। ठीक है, याद रखना है। तो ये हो जाएगा एच न्यू बराबर 5 + k मैक्सिमम। इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, लेकिन इसे आप और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखें, अब थोड़ा सा हम कार्यफलन को भी मतलब थोड़ा अलग प्रकार से लिख देंगे कि कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। यदि न्यू जीरो देहली आवृत्ति हो तो फाई बराबर होगा एच न्यू जीरो। ठीक है, तो अब ये कार्यफलन हो गया फाई। अब इसका मान समीकरण में रख देंगे, तो एच न्यू बराबर एच न्यू जीरो प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम क्या है, गतिज ऊर्जा। अब इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एच कॉमन कर दीजिए तो न्यू माइनस न्यू जीरो, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब हमें पता है चूँकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, तो न्यू जीरो बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा जीरो। तो फिर क्या हो जाएगा, और वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम इक्वल टू बाई एच न्यू कॉमन कर दीजिए और 1 अपॉन कितना, एच सी कॉमन, तो 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके निष्कर्ष और देख लीजिए, यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो हो, यानी कि जो आवृत्ति है वो न्यू जीरो से कम हो जाए, तो के मैक्सिमम का मान ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी कि न्यू जीरो से तो मान कम होना ही नहीं है। अगर न्यू जीरो से बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा और उसकी प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, निर्भर करेगी, सॉरी, आवृत्ति पर निर्भर करेगी। यह है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का लास्ट निष्कर्ष है, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के मैक्सिमम। यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सभी प्रयोगात्मक नियमों की
प्रयोगात्मक नियमों की सफल व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखना है ये। चलिए आगे देख लेते हैं और डेरिवेशन इसकी। देखिए एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बस केवल 2 ही डेरिवेशन हैं। एक तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण और दूसरा है ये डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र की स्थापना। तो इसकी भूमिका थोड़ी सी पढ़ लेंगे। 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई डे ब्रोगली ने यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। नहीं पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, कि प्रकाश तरंग और कण दोनों गुण दिखाता है, वैसे ही प्रत्येक गतिशील भौतिक कण भी तरंग गुण प्रदर्शित करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहा जाता है। भाई पहले समझ लीजिए, इससे पहले हमने आइंस्टीन ने कहा जो प्रकाश होता है वो पहले तरंग था, उसने बताया कण। तो इसने कहा जो कण होते हैं वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। थोड़ा उल्टा कर दीजिए कि भाई हमें पता था इलेक्ट्रॉन कण होता है, तो दे ब्रोगली ने ये कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी तरंग की भांति व्यवहार करता है और इन्हें द्रव्य तरंगें कहा जाता है ना। आइंस्टीन ने तो कहा जो प्रकाश होता है वो तरंग की जगह कण है, और डे ब्रोगली ने कहा था जो कण होते हैं वो भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग है, प्रोटॉन भी एक तरंग है, यानी प्रत्येक गतिशील भौतिक कण भी तरंग गुण प्रदर्शित करेगा, ये कहा था डे ब्रोगली ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डे ब्रोगली ने माना कि यदि प्रकाश के लिए कण तरंग कण दैत्यता सत्य है तो यह गुण भौतिक कणों के लिए भी लागू होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि के लिए भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश अगर कण है तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो भी तरंग होने चाहिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अब इसमें। देखिए फोटोन के लिए संबंध ज्ञात करना है तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं कि हमें पता है कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर हो गया एच न्यू, और आइंस्टीन के एक साइन आप और जोड़ लेंगे कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत अनुसार, तो E बराबर हो जाएगा mc²। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों होगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, इसे मान लीजिए सेकंड। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें आगे, इसमें आप कर दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर mc²। यहाँ से m का मान निकाल लीजिए, m बराबर एच न्यू अपॉन सी। इसमें थोड़ा डायरेक्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब निकालेंगे हम फोटोन का संवेग, तब फोटोन का संवेग, तो फोटोन का संवेग क्या होगा, फोटोन का संवेग होगा p बराबर mc। अब m की वैल्यू है हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है अभी निकाल कर आए हैं, एच न्यू अपॉन सी इंटू सी, है ना, यही तो थी ना, p बराबर mc, एच न्यू अपॉन सी आया था ना। ठीक है, c² था, c से c काट दीजिए। अब क्या हुआ, इससे आगे हम रख देंगे न्यू की वैल्यू c अपॉन लेमडा, तो कितना हो जाएगा p बराबर एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लेमडा, सी से सी भी कैंसिल आउट, तो p बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन लेमडा। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसकी मैंने आपको बता दी है और करा दी है। वैसे इसमें भी चाहे आप देख सकते हैं कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत अनुसार फोटोन का संवेग होगा p बराबर ई अपॉन सी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे एच न्यू अपॉन सी, लेकिन प्रकाश के लिए हमें पता न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन लेमडा, या लेमडा बराबर एच अपॉन पी। यहाँ तक करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि p बराबर होता है mb किसी भी कण के लिए, तो p बराबर हो जाएगा एच अपॉन। अब देखिए इसमें क्या है कि दे ब्रोगली ने यही संबंध किसी भी गतिशील भौतिक कण के लिए लागू किया कि यदि किसी कण का द्रव्यमान m और वेग है v, तो उसका संवेग क्या होगा p बराबर mb। तो इस मान को समीकरण में रख दीजिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन mb। यही दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मूल सूत्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब है गतिज ऊर्जा के पदों में सूत्र के किसी कण की गतिज ऊर्जा होती है k बराबर हाफ mv², तो हम यहाँ से v बराबर रख देंगे रूट में 2k अपॉन m। अच्छा ये जो डेरिवेशन है यहाँ से कट चुकी है, ये अब एग्जाम में आने वाली नहीं है। अब फिर भी चाहे वो देख सकते हैं कि v की वैल्यू जो हमने निकाला था लैम्डा बराबर एच अपॉन mv ये था ना, तो यहाँ से हम v का मान निकाल के ये वाला v बराबर रूट में 2k अपॉन m ये रख देंगे यहाँ। बस यही रखना है, m से m कितनी बार कटेगा रूट बार, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन रूट में 2mk, ये हो जाएगा ना, बस ये हो जाएगा, देख लीजिए आप एक बार, बराबर रूट में 2k अपॉन m, और इसका मान हम रख देंगे कहाँ पर, जहाँ हमने निकाला था लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये निकाला था ना लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हुए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इसके, ये थ्योरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, आंसर सहित देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन बुक से ही लिए हैं और कुछ अनसोल्व पेपर से लिए हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी आपको तैयार करने हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यह घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब नियम क्या है इसके, कि प्रत्येक धातु के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, ये आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। तो सेकंड है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।
ठीक है, ये भी याद रखना है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। नंबर 3 है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर करती है तीव्रता पर, लेकिन गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं करेगी, है ना, ये याद रखना है। और नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तत्काल होता है, कोई समय विलंब नहीं होता, है ना। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं चारों नियम। सेकंड क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। इसको हम विस्तार में पढ़ के आ चुके हैं, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेरिवेशन, इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ना स्किप करना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। 2 ही डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आने वाली है, एक न्यूमेरिकल आने वाला है, तो इसे आप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है देहली आवर्ती तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, देहली आवर्ती का क्या महत्व है। तो अभी हम पढ़ के आए देहली आवर्ती क्या होती है। देहली आवर्ती है वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन शुरू होता है, वो कहलाती है देहली आवर्ती। और कार्यफलन क्या होता है, धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है कार्यफलन। तो ये आपको याद रखना है, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, फाई बराबर होता है h/0। महत्व क्या है इसका, यदि प्रकाश की देहली आवर्ती मतलब प्रकाश की जो आवृत्ति है देहली आवृत्ति से कम होगी तो चाहे प्रकाश कितना भी तीव्र हो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ये महत्वता है इसकी देहली आवृत्ति की, है ना। इससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। अगर देहली आवृत्ति का महत्व पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य का अर्थ समझाइए। तो देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, देहली तरंग दैर्घ्य वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य है जिस पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होता है। इसे λ0 से डिनोट करेंगे और λ0 बराबर होगा c/μ0। अब इसका मतलब क्या है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इससे अधिक होगी तो भी उत्सर्जन नहीं होगा। आवृत्ति तो न्यूनतम नहीं होनी चाहिए देहली आवृत्ति से, और तरंग दैर्घ्य अधिकतम नहीं होनी चाहिए इससे, तो उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है, इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो निरोधी विभव क्या होता है, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एनोड तक पहुंचने से रोकता है ना। ये आपको डेफिनेशन याद रख के जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम ऋणात्मक विभव है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने से रोक देता है। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला होता है K मैक्सिमम बराबर eV0। अब ये किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। दोनों बात आपको याद रखनी है, ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दी है कि आवृत्ति पर ये डिपेंड करेगा और तीव्रता पर ये निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है द्रव्य तरंगें क्या है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। तो जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य है इसका सूत्र हम स्थापित कर चुके हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे डेरिवेशंस में, तो आपको वहाँ से तैयार कर लेना है। तो डे ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक गतिशील कण एक साथ एक तरंग जुड़ी होती है, तो कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है जिसे द्रव्य तरंगें कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक गतिशील कण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है जिसे द्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना अच्छे से। अब इसने कहा यदि कण का संवेग इतना हो p बराबर mv तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगी लैम्डा बराबर h/p या h/mv। इस सूत्र की स्थापना हमने अभी पीछे की है, बड़े विस्तार से की है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। तो गतिज ऊर्जा होती है K बराबर हाफ mv², यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें पता होता है लैम्डा बराबर क्या है h/mv, और वहाँ पर हम v का मान रख देंगे। और जब v का मान रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बराबर h/√2m k। अब यहाँ से भी और बढ़ा सकते हैं, k की वैल्यू ev रख कर या qv रख कर, तो लैम्डा बराबर और थोड़ा सा फॉर्मूला बढ़ जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h/√2m अगर इलेक्ट्रॉन है तो ev हो जाएगा, नहीं तो qv, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सोडियम की प्रकाश वैद्युत देहली तरंग दैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रॉम है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यदि सोडियम धातु पर 6800 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है केवल देहली तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, नहीं तो नहीं है। जैसे देहली आवृत्ति से न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, उसी प्रकार देहली तरंग दैर्घ्य से अधिक तरंग दैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी नहीं होगा। देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, आप इन्हें अगर देख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी एग्जाम में सॉल्व करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों डेरिवेशन तैयार करके जाएंगे, उसके बाद जितने भी छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में मैंने वो सारे बना दिए हैं, आप अच्छे से इन्हें नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश विद्युत धारा तथा प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की प्राप्ति, प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति पर निर्भरता समझानी है। तो प्रकाश वैद्युत धारा क्या है? प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। ये आपको नोट कर लेने हैं, ये MCQ में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो प्रकाश वैद्युत धारा जो होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता पर डिपेंड करती है ना, ये भी आपको याद रखनी है। तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है परंतु ऊर्जा नहीं बदलती, ये मैंने आपको बताया। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या या उत्सर्जन की दर तो बढ़ जाएगी तीव्रता बढ़ाने से, पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ज़रूर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। तो जितने भी संबंध हैं मैंने आपको बता दिए कि आखिर आवृत्ति आप बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धातु पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं परंतु पीला प्रकाश डालने से नहीं, क्यों? तो अब हमें ये ध्यान रखना है, जो हम पढ़ते आए हैं बहुत पहले से, विबग्योर, VIVGYOR, ये पढ़ते हैं ना हम। तो अब हमें ये पता है कि नीचे से जब ऊपर चलते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है ना, यही पढ़ा है हमने। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ग्रीन कलर है और येलो कलर ये रहा, तो ग्रीन कलर की जो तरंग दैर्घ्य है वो येलो से कम है ना, और आवृत्ति जो है येलो से अधिक है। तो न्यूनतम आवृत्ति इसकी है और अधिकतम तरंग दैर्घ्य भी ग्रीन की है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हरे रंग की प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है नीले मतलब येलो की अपेक्षा, तो वह धातु की धैर्घ्य आवृत्ति से अधिक है। तो पीले प्रकाश की आवृत्ति कम है, इसलिए वह आवश्यक ऊर्जा नहीं दे पाता और उत्सर्जन नहीं होता। तो अगर कलर की बात आ जाए तो आपको ये विबग्योर वाला मैटर लिखना है ना, आवृत्ति से लिख दीजिए चाहे तरंग दैर्घ्य से लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हरे कलर की तरंग दैर्घ्य पीले कलर की तरंग दैर्घ्य से कम है, तो इसलिए उसकी धैर्घ्य तरंग दैर्घ्य से कम होगी वैल्यू, तो इसलिए पीला कलर आवश्यक ऊर्जा नहीं दे पाता। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब तरंग दैर्घ्य का भी फॉर्मेट लिख सकते हैं, आवृत्ति का भी लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन इतना है 4.4 EV। पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? गणना द्वारा पुष्टि करनी है। तो अब हमें कैसे पता होना चाहिए, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, यही मानते हैं ना, तो ये होगी 8000 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम यहाँ से ऊर्जा निकाल लेंगे, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी? Hc/λ। H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है और लैम्डा की वैल्यू ये रही 8000। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये ऊर्जा जो आई, तो दृश्य प्रकाश की अधिकतम ऊर्जा होती है वैसे 3.1 EV, याद रखना है आपको, ये हम निकाल भी सकते हैं तरंग दैर्घ्य से। 3.1 EV होती है दृश्य प्रकाश की अधिकतम ऊर्जा। अब जब अधिकतम ऊर्जा ही इतनी है और उसका कार्यफलन कितना है? 4.4 EV। अब क्योंकि जो ऊर्जा है उसकी कार्यफलन से रहेगी कम, तो जब कम रह गई तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो दृश्य प्रकाश का जो ऊर्जा होती है आप निकाल लेंगे, E बराबर Hc/λ से, फिर दिखा देंगे कार्यफलन से कम है तो इसलिए उत्सर्जन नहीं होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया गया है, किसका संवेग कम और संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगा? गणना द्वारा पुष्टि करनी है हमें। तो समान विभव पर K बराबर ही होगा। तो अब हम ये देखेंगे कि जो m होता है वो द्रव्यमान किसका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से बहुत कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा, इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, है ना। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर होता है H/mb, तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसकी तरंग दैर्घ्य कम, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना। अब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक है, बहुत अधिक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग तो कम होगा और इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, ये आपको याद रखना है। तो ये हुए जितने भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरी से रिलेटेड, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। जितनी भी थ्योरी आ सकती है वो सारी बता दी है। अब याद रखना है यहाँ से थ्योरी तो आनी ही आनी है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आए चाहे दे ब्रोगली संबंध आए, इन दोनों से आएगा। और जितने भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं छोटे, वो भी सब मैंने बता दिए हैं। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, निरोधी विभव और कार्यफलन, ये डेफिनेशन आपको याद करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके इस मतलब चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।